जो हालिया टैक्स कवानीन में तब्दीलियाँ आ रही हैं उनसे आप कहाँ तक मुतफिक हैं? चीज़ों को कम्प्लेक्स करने से रेवेन्यू टारगेट्स नहीं बढ़ते, ना कंप्लाइंस बढ़ती है। 50% इकोनॉमी जो है वो हमारी टैक्स रेट से बाहर है। तो अगर हम चीज़ों को आसान कर दें, बेहतर कर दें और FBR के लिए रेवेन्यू कलेक्शन के एवेन्यूज है वो भी बढ़ जाए। सेल टैक्स कवानीन में भी तब्दीली की गई हैं या मजीद टैक्स पेयर के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं? FBR की एक कोशिश है कि किसी तरह से हम ये जो फेक फ्लाइंग इनवाइसेस के इश्यूज को कैटर किया जा सके। टेक्नोलॉजी पे चेक एंड बैलेंस इम्पोज करने की बजाय हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इधर से भी कम्प्लेक्स कर दें, उधर से भी कम्प्लेक्स कर दें। अब बगैर नोटिस की टैक्स वसूली को यकीनी बनाया जाएगा बैंकों के जरिए, किस तरह मुमकिन है? ये भी ये चाह रहे थे कि अपील के बगैर ही रिकवर कर ले। अभी तो उनकी मेहरबानी है, इन्होंने ये कहा कि चाहे हाई कोर्ट का फैसला जब आएगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा, ऑर्डर या रिकवरी के जो नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से आते हैं, क्या उनकी कोई वैल्यू है कि अगर टैक्स पेयर के हक में फैसला आ गया तो आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि आप उसे पैसे वापस कर दें। 2700 अरब रुपया जो अदालतों में टैक्स की सूरत में रुका हुआ है, क्या वो 2700 अरब रुपए का आज तक कोई जवाब दे सकता है कितना रिकवर हुआ है? वो जहाँ 2700 अरब था आज वहाँ पर 3700 अरब खड़ा होगा। अगर आपको पता है कि लोग करप्शन करते हैं तो हलफ लेना उसका हल नहीं है। अगर उसने हलफ की बेस पे ही करप्शन नहीं करनी होती तो उसको अच्छाई और बुराई का तो पहले ही पता है। 830 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए अमेंडमेंट्स लाई गई हैं ये सारी। FBR का ही मॉडल एक्सेप्ट कर लेते हैं कि टैक्स पेयर सारे ही टैक्स चोर है। पाकिस्तान में कोई टैक्स पेयर ऐसा नहीं है जो पूरा टैक्स देता है। आपने जितने रिफंड रोके हुए हैं अगर आप वो कर देंगे तो ये 1830 या 230 पे ही जाके रुकेगा। बजट की आमद है, रेवेन्यू टारगेट जाहिर है वो बढ़ाए जाएंगे, तो आप पास क्या तजवीज़ है? बॉर्डर के ऊपर जब जंग जारी हो तो कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। कि आपको अगला बजट बनाने से पहले ये देखना होगा कि आज जो हम वार सिचुएशन में ये किस तरफ जाती है। सत्तर साहब, जो हालिया टैक्स कवानीन में तब्दीलियाँ आ रही हैं उनसे आप कहाँ तक मुतफिक हैं? बहुत शुक्रिया यूबी साहब आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस मौजू पे डिस्कस करूं। असल में जो तब्दीलियां आ रही हैं वो है जो थोड़ा दिन पहले की गई, वो टेक्निकल नेचर की हैं कि एनेक्जर चेंज कर दें, ऊपर कर दें, नीचे कर दें। चीज़ों को कम्प्लेक्स करने से रेवेन्यू टारगेट्स नहीं बढ़ते, ना कंप्लाइंस बढ़ती है। हमेशा जो रेवेन्यू टारगेट बढ़ते हैं या कंप्लाइंस बढ़ती है वो चीज़ों को आसान करके बनती है। हमारे लोगों में ये कंसेप्ट बैठ गया है कि जितना चीज़ें टाइट हो जाएंगी, इधर उधर से आप चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे तो चीज़ों की कंप्लायंस बेहतर बन जाएगी या रेवेन्यू टारगेट बढ़ जाएंगे। रेवेन्यू टारगेट कभी भी चीज़ों को कंट्रोल करके रेट बढ़ाने से नहीं बढ़ते। रेवेन्यू टारगेट सबसे पहले तो लिंक है आपकी इकोनॉमी के साथ। जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो बिजनेस ज़्यादा होगा, इकोनॉमी ज़्यादा होने से आपकी टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगी। ये प्राइमरी रीज़न है। जो दूसरी रीज़न है मुझे है कि आप टैक्स कवानीन को आसान करें। जब आप आसान करेंगे तो जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं वो भी टैक्स नेट की कंप्लायंस में आ जाएंगे। इस वक्त तकरीबन 50% इकोनॉमी जो है वो हमारी टैक्स रेट से बाहर है। तो अगर हम चीज़ों को आसान कर दें, बेहतर कर दें तो हमारी जो कंप्लायंस है वो भी बेहतर हो जाएगी और FBR के लिए रेवेन्यू कलेक्शन के एवेन्यूज है वो भी बढ़ जाएंगे। सफदर साहब, सेल टैक्स कवानीन में भी तब्दीली की गई हैं, रिटर्न 2025 उसमें भी तब्दीलियाँ की गई, जिस तरह आप बता रहे थे H1J दूसरे। अब कमिश्नर की इजाज़त के बगैर कोई रिटर्न भी नील की नहीं भर सकेगा, सारा कुछ। उसको आप समझते हैं को बेहतरी की तरफ हम कदम रख रहे हैं या मजीद टैक्स पेयर के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं? जो मैं समझ पा रहा हूँ ये जो एनेक्जर H1 में चेंज करने की कोशिश की जा रही है या दूसरे एनेक्जर को प्लस माइनस किया जा रहा है, FBR की एक कोशिश है कि किसी तरह से हम ये जो फेक फ्लाइंग इनवाइसेस के इश्यूज को कैटर किया जा सके। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमेशा चीज़ों को आसान करने से और टेक्नोलॉजी के यूज़ करने से आप बेहतरी ला सकेंगे, कंप्लायंस बेहतर कर सकेंगे। अब मैं UAE में, सऊदी अरब में, UK में भी क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ। वहाँ पे जो वैट की रिटर्न्स हैं, हमारे यहाँ सेल टैक्स है, उधर वैट की टर्म यूज होती है, तो वहाँ पे जो टैक्स की रिटर्न फिल करना या सबमिट करना हमारी रिटर्न से आज भी कोई 50-60% ज्यादा आसान है उसको काम करना, उसकी कंप्लायंस करना। लेकिन यहाँ पे चीजों को टेक्नोलॉजी पे चेक एंड बैलेंस इम्पोज करने की बजाय हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इधर से भी कम्प्लेक्स कर दें, उधर से भी कम्प्लेक्स कर दें। एक कॉमन आदमी, हम ये चाहते हैं कि जो दुकानदार है वो भी टैक्स नेट में आ जाए। दुकानदार के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो रिटर्न को समझ सके। तो जो चीज एक बंदा समझ ही नहीं पा रहा तो उसकी कंप्लायंस कैसे करेगा और आपके प्रोसीजर को फॉलो कैसे करेगा? और जब वो कंप्लायंस नहीं कर पा रहा, प्रोसीजर समझ नहीं पा रहा, तो सबसे पहले तो वो ये करेगा वो टैक्स रेट से बाहर चला जाएगा और आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बुरी तरह अफेक्ट होगी और अल्टीमेटली FBR की परफॉर्मेंस जो है वही अफेक्ट हो जाएगी। अच्छा सफदर साहब, FBR के अफसरान के पास इख्तियारात तो पहले भी बहुत लामहदूद थे, लेकिन अब जो बगैर नोटिस के टैक्स रिकवरी के लिए जो इख्तियारात अब हालिया ऑर्डिनेंस में दिए गए, इससे आप क्या समझते हैं ये अब बगैर नोटिस की टैक्स वसूली को यकीनी बनाया जाएगा बैंकों के जरिए, किस तरह मुमकिन है? कंसेप्ट है कि आप पैसे रिकवर
रिकवर कर लें। पहले तो ये चाह रहे थे कि अपील के बगैर ही रिकवर कर लें। अभी तो उनकी मेहरबानी है, इन्होंने ये कहा कि चाहे हाई कोर्ट का फैसला जब आएगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा। देखिए, अगर आप हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर एक आदमी से बगैर नोटिस के रिकवरी कर लेते हैं तो उसके पास राइट है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का। तो आपने रिकवरी कर ली, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहाँ फैसला उसके हक में हो गया, तो फिर आपकी ये सारी एक्सरसाइज जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। जो दूसरे जो टैक्स पेयर हैं, जो बिजनेसमैन है, उनके लिए सिवाय हरासमेंट के कुछ नहीं होगा। और जिसकी आपने इलीगल रिकवरी कर ली, उसका बिजनेस आपने तबाह कर लिया, तो उसको आप कैसे कंपनसेट करेंगे? क्योंकि पहले तो समझने वाली बात यह है कि जो ऑर्डर या रिकवरी के जो नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से आते हैं, क्या उनकी कोई वैल्यू है, क्या उनमें कोई प्रूडेंस आपको नजर आती है? ऐसे ऐसे फैसले हम पढ़ेंगे। बेशुमार दफा ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स भी ये कह चुके हैं कि एफबीआर के जो लोग हैं, जो ऑर्डर वो पास कर रहे हैं, वो इंतहाई पैथेटिक है। तो सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि उस लेवल पे जाके आप अपने लोगों की वो ट्रेनिंग करें, उनकी एजुकेशन करें और प्रोफेशनल्स को उधर लेकर आए। एक तो लोग वहाँ पे प्रोफेशनल नहीं है, दूसरी उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, दूसरा कोई वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर कोई बंदा कैसा भी इलीगल ऑर्डर पास कर ले तो कोई उसको पूछने वाले नहीं कि यार तूने ऑर्डर पास किया था, एक फैक्ट्री बंद हो गई, 2000 बंदा बेरोजगार हो गया, तो अब बता तुझे क्या सजा दे, तेरी क्या अकाउंटेबिलिटी है, एफबीआर की क्या अकाउंटेबिलिटी है कि आपने 2000 बंदा जो है वो बेरोजगार कर दिया। तो मेरी राय में ये बात हो सकती थी कि आप ये कहते कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी, क्योंकि वो अल्टीमेट है पाकिस्तान के लॉ में कि उसके आगे तो अपील नहीं है, तो वो चाहे ठीक था या गलत था, सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहते कि ठीक है हम रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के हद तक जाना वो जो बिल्कुल ही नाजायज बात है कि एक बंदे के पास राइट ऑफ अपील भी है, दूसरी तरफ से आप कलेक्शन भी कर लेंगे। और तीसरी उससे बड़ी बीमारी ये है कि अगर टैक्स पेयर के हक में फैसला आ गया तो आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि आप उसे पैसे वापस कर दें। फिर आप लगे रहते हैं उसको नोटिस डाल दें, उसको तंग कर दें, ये कर दें, वो कर दें, और कमिश्नर आगे से बता रहे होते हैं जी हमारे पास तो पावर नहीं है, हम रिफंड नहीं कर सकते, हमारी कलेक्शन के प्रॉब्लम है। एक एडिटर और एक इंस्पेक्टर जो असेसमेंट करके नोटिस निकालता है, अगर ये असेसमेंट करने वाले अफसरान का ही मुहासबा कर लिया जाए, अगर इनके आर्डर 10 या 5 आर्डर फेक साबित हों या गलत साबित हों, सिफर हो जाए, तो उसको वैसे ही नौकरी से हटा देना चाहिए या उससे इख्तियारात वापस लेने चाहिए। जब चेक एंड बैलेंस हो तो असेसमेंट फिर जो भी होगी सही होगी और वैसे भी एतमाद हो जाएगा टैक्स पेयर का। मेरी राय में हमारा ये जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है ना, ये एक फेल्ड सिस्टम है, क्योंकि ये अंग्रेज उस वक्त लाए थे जब उन्होंने एक महकूम कौम पे हुकूमत करनी थी, इसलिए सिर्फ उनको वो बंदे चाहिए थे जो यहाँ पे हुकूमत कर सके। ये वाला सिस्टम जो यहाँ पे नाफिज है, ये प्राइमरीली वो सिस्टम है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टीशन से पहले लाया। अब पार्टीशन के बाद अगर देखें तो ब्रिटिश में ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पे ये हो रहा है, और हमने हमारी अशराफिया ने खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए इसको जारी रखा हुआ है। अगर आप एफबीआर में देखें या किसी भी डिपार्टमेंट में देखें, जितना भी वो प्रोफेशनल दायरा है, अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे प्रोफेशनल ऐसे की जरूरत है प्राइमरीली जो लॉ समझते हो, जो अकाउंट समझते हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, जो लॉ की इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। तो अगर आप हमारी ब्यूरोक्रेसी को देखें, कोई एमए पंजाबी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फौज से आया हुआ है, जिनका सिरे से इस बिजनेस से, इस लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है, टैक्सेशन कोई या कारोबार से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना कारोबार वालों की वो मसाइल को समझ सकते हैं, ना टैक्स को समझ सकते हैं। अच्छा सफदर साहब, जिस तरह आप अभी कह रहे थे, अगर किसी के पैसे निकलवा भी ले जाए, रिकवरी कर ली जाए सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, बाद फैसला उसके हक में भी आ जाए, तो इतनी देर तो उसका कारोबार स्टक हो गया। यही कहानी हुकूमत को पहले भी सुनाई गई थी। 2700 अरब रुपया जो अदालतों में टैक्स की सूरत में रुका हुआ है, जिसके लिए अपील सिस्टम भी बदला गया, क्या वो 2700 अरब रुपए का आज तक कोई जवाब दे सकता है कितना रिकवर हुआ है? उस लॉ को तब्दील हुए तकरीबन 1 साल हो गया। उस 1 साल के अंदर तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि ये बता दें कि वो 2700 अरब था, उसमें से 10% रिकवर हो गया और पीछे जो है वो सिर्फ 2500 अरब रह गया। वो जहाँ 2700 अरब था, आज वहाँ पर 3700 अरब खड़ा होगा, क्योंकि ऐसे ही जो परफॉर्मेंस, जो क्रेडिबिलिटी, जो प्रूडेंस पहले थी अभी भी वही है। कोई चीज चेंज नहीं हो रही, बस हलफ पे हलफ उठाए जा रहे हैं। अगर आपको पता है कि लोग करप्शन करते हैं तो हलफ लेना उसका हल नहीं है। अगर उसने हलफ की बेस पे ही करप्शन नहीं करनी होती तो उसको अच्छाई और बुराई का तो पहले ही पता है, क्योंकि सारे पढ़े लिखे आदमी आपने हायर किए हुए। बिल्कुल सही। अच्छा सर जी, ये नई जिस तरह अमेंडमेंट आई है, ईद से पहले, ईद कुर्बान से पहले एफबीआर कुर्बानी मांग रहा है, 830 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए अमेंडमेंट्स लाई गई हैं ये सारी, या उसके टारगेट को पूरा कर ले, शॉर्टफॉल को पूरा कर ले? जो डिपार्टमेंट की पहले भी रिकवरी के प्रोसेस है वो यही है कि किसी से एडवांस
मांग लिया, किसी रिक्वेस्ट कर ली कि अभी जमा करा दें, बाद में एडजस्ट कर लें, किसी के रिफंड रोक लिए। ये अगर 830 अरब का शॉर्टफॉल है तो अगर आप देखें तो ये हो सकता है 1830 अरब का शॉर्टफॉल हो, क्योंकि आपने जितने रिफंड रोके हुए हैं अगर आप वो कर देंगे तो ये 1830 या 230 पे ही जाके रुकेगा। जितने लोगों के रिफंड है वो आप रोक देते हैं, इनकम टैक्स के रिफंड आप नहीं कर रहे, सेल टैक्स वालों को आप टाइम पे नहीं देते, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो जितने इन्होंने एडवांस, नेट रिजल्ट भी नेगेटिव चला जाएगा कि अगर आप देखेंगे जितनी रिकवरी उसमें 20-25% वो अमाउंट है जो इन्होंने लोगों से एडवांस ली हुई है। तो अगर आप उसको असेसमेंट करें, आपको ये देखना चाहिए कि कैसे हमारी रिकवरी हो सकती है, नंबर 1। उसके बाद आप देखेंगे कौन सा एरिया ऐसा है जहां पे ज्यादा रिकवरी के चांसेस हैं। 2 चीजें हैं, हम FBR का ही मॉडल एक्सेप्ट कर लेते हैं कि टैक्स पेयर सारे ही टैक्स चोर है। पाकिस्तान में कोई टैक्स पेयर ऐसा नहीं है जो पूरा टैक्स देता है। अगर वो सारे ही टैक्स चोर हैं तो आपको 50, 60, 70, कोई 80, कोई 90% टैक्स दे रहा होगा, और एक वो बंदा है जो टैक्स नेट के अंदर ही नहीं है। तो वो एरिया जो टैक्स नेट से बाहर है, जिसे हम ब्लैक इकोनॉमी कह दें, ग्रे इकोनॉमी कह दें, या आउट ऑफ टैक्स नेट इकोनॉमी कह दें, अगर आप उधर जाएं, प्रॉपरली काम करें तो आपके रेवेन्यू के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं या इवन गवर्नमेंट की अपनी स्टडी है कि हम 50% ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी जितनी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, आप रियल एस्टेट को ले लें, आप गोल्ड ले लें, आप रिटेल को ले लें, सब कैश इकोनॉमी है, वो एक चलते फिरते सारे बैंक हैं। तो अगर आप उसको टैक्स नेट में ले आए तो आप अगर पूरा भी नहीं कर सकते, उसका सिर्फ 25%, 50% में से अगर आप उसका आधा जो कि 25% बनेगा वो टैक्स नेट में ले आए, तो आज जहां आप खड़े हैं कि 830 अरब का शॉर्टफॉल है, ये आप इसको 830 अरब के सरप्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको एक अच्छी प्रोफेशनल टीम लानी चाहिए और आपको अपना ऑडिट और कंप्लायंस का प्रोसेस चेंज करना चाहिए। जब तक बजट की आमद है, रेवेन्यू टारगेट ज़ाहिर है वो बढ़ाए जाएंगे, तो आपके पास क्या तजवीज़ है? अगर रेवेन्यू टारगेट बढ़ाए जाते हैं तो किस तरह बेहतरी ला सकते हैं? देखो, एक तो आज की जो सिचुएशन है कि हमारे बॉर्डर पे जंग जारी है, तो बॉर्डर के ऊपर जब जंग जारी हो तो कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। पूरी हिस्ट्री की आप स्टडी देख लें, जिस मुल्क के अंदर जंग है उसकी कोई इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। माफिया अपना पैसा उठा लेता है मार्केट। माफिया हो या ना हो, जहाँ माफिया नहीं है वहां पे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि लोग आपके साथ ट्रेड नहीं करते। आपकी ना इंपोर्ट हो सकती है ना आपकी एक्सपोर्ट हो सकती है, हर चीज जो है वो स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ जाती है। पहली बात तो यह है कि आपको अगला बजट बनाने से पहले ये देखना होगा कि आज जो हम वार सिचुएशन में ये किस तरफ जाती है। दूसरी बात यह है कि ना तो टैक्स रेट बढ़ाने से रिकवरियां बढ़नी है, ना टारगेट बढ़ने हैं, ना टैक्स कवानीन को सख्त करने से बढ़नी है। आपको लोगों को आसानियां देनी होगी, आपको अपना बिजनेस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना होगा। देखें, हमारे पास 2 मसाले हैं जो हमारी बात को सेकंड करेंगी। पहली बात, जब मियां साहब की पहली गवर्नमेंट 85 में आई थी तो इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज कम की। जब इंपोर्ट ड्यूटीज कम की थी तो रेवेन्यू कलेक्शन शॉर्टफॉल में जाने की वजह बढ़ गया था। दूसरी सिचुएशन, अब हमारे पास रिसेंट एग्जांपल ये है कि आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, लोगों का 10 साल की हम आपको छूट देंगे। वो लोग जो वहां पे बैठे हुए बिजनेस कर रहे हैं, आप उनकी टैक्स जो सेल टैक्स में कलेक्शन है, आप वो देखिए कि कितनी ज्यादा हुई है और वहां पे जॉब क्रिएशन कितनी ज्यादा हुई है, वेल्थ क्रिएशन कितनी ज्यादा हो रही है। तो अगर आप ऐसा इन्वायरमेंट दे, ना आप एग्जाम्पशन दें, आप लोगों को फैसिलिटेट करें, लेकिन लोग 2 वजूहात से SEZ में जा रहे हैं। नंबर 1 के टैक्स की एग्जाम्पशन है, और सिर्फ टैक्स की एग्जाम्पशन का मसला नहीं है, वहां पे आपने फैसिलिटेशन दिया है, वहां यूटिलिटीज के डिपार्टमेंट्स को अरेंज किया है, वहां आपने जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर किया। अदरवाइज आप शेखुपुरा की इंडस्ट्रियल देख ले, हो सकता है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट हो, और जिस गली में चले जाएं आप वो गुजरा नहीं जा सकता। आप मांगा मंडी पे चले जाएं, वहां भी इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है, और आप वहां पे जाके अंदर गलियों में हालात देखें तो आपको पता चलेगा आप किसी इंडस्ट्रियल जोन में नहीं, किसी बेकारी जोन में फिर रहे हैं। तो आप जब तक लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं देंगे, लोकल लोग भी हेजिटेट करेंगे। अभी ये आ रहा है कि पाकिस्तानी 3rd इन्वेस्टर है UAE की प्रॉपर्टी को बाय करने में, तो अगर वो इतना पैसा पोटेंशियल अपना बाहर लेके जा रहा है, अगर आप उसको यहाँ पे इंसेंटिव दें, आज भी पाकिस्तान में प्रॉफिट कमाना UAE से बेहतर है, पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर रिटर्न है। लोग सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, आसानी के लिए उधर जा रहे हैं। अगर आप ये एनवायरनमेंट यहाँ पे दें तो वो जो लोग वहाँ पे 3rd लार्जेस्ट इन्वेस्टर बने हुए हैं, वो सारा पैसा पाकिस्तान में आ सकता है। टैक्सेशन के हवाले से हर बंदा बेहतरी चाहता है, और खुद हुकूमत को भी पता है अगर हमने अपने रेवेन्यू टारगेट पूरे करने हैं, हमने IMF को मनाना है, तो ये टारगेट जब भी पूरे होंगे जब हम अपने टैक्स पेयर को एतमाद में लेंगे। हमारी जो एक्सपोर्ट है, जिसको हुकूमत बार बार कह रही है हम इसको बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो किस तरह मुमकिन है? हमें ना अडेप्टिव मॉडल की तरफ जाना चाहिए। अब वो दौर नहीं है कि जी किसी के पास
ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास नहीं है, कोई ऐसा इल्म एक्सपर्टीज़ है जो हमारे पास नहीं है, या हम हासिल नहीं कर सकते। आपको ये देखना होगा कि जिन लोगों की एक्सपोर्ट बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है और हमारी क्यों नहीं बढ़ रही, या क्यों हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। देखें, जो भी इंटरनेशनल बायर किसी मुल्क से जाके चीज़ें खरीदेगा उसकी चंद रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1, उसको वो क्वालिटी की प्रोडक्ट मिल रही है जो वो चाहता है। नंबर 2, क्या उसकी प्राइस कंपेटिटिव है। और नंबर 3, क्या सप्लाई चेन या सप्लायर जो है वो रिलायबल है। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, बाकी सारी अपनी जगह पे आप कहें जी इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया, ये 3 बेसिक चीज़ें। पहली बात आ गई, वो देखेगा प्राइस कंपेटिटिवनेस। जब प्राइस कंपेटिटिवनेस पाकिस्तान को देखें तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जिसमें इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश को भी देख लें, तो इन तीनों के मुकाबले में आप कंपेयर करें तो आपकी इनपुट कॉस्ट कहीं ज़्यादा है। फाइनेंसिंग कॉस्ट आप कहीं अब जाके कंपैरेटिव हुए हैं, पिछले 5 साल से आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट भी ज़्यादा थी। दूसरा, उसमें मेजर इनपुट होता है यूटिलिटीज़ का। हाई एंड इंडस्ट्रीज़ हैं या जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, वहाँ में मेजर कंपोनेंट आपकी यूटिलिटीज़ का है। आपकी यूटिलिटीज़ की कॉस्ट जो है वो दुनिया में सबसे ऑलमोस्ट ज़्यादा है। शायद ही कोई मुल्क होगा जिसकी इतनी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी होगी। गैस आप सप्लाई नहीं करते, और जब इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है 3-3 महीने अगर गैस नहीं आएगी तो वो कौन सी फैक्ट्री है जो 3 महीने बंद रखें और 9 महीने चलाएं। यहाँ तो ये कि सारे के सारी इंडस्ट्री को शुगर इंडस्ट्री के मॉडल में ले आए कि 3 महीने वो चलेगी, 4 महीने चलेगी और वो पूरा साल जो है वो अपना रेवेन्यू कमाएगी। आपको काम करना होगा कि आपकी जो यूटिलिटी कॉस्ट है वो कम कर सकते थे, आपने अभी तक नहीं की। गेमें ही कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फ्यूल की कॉस्ट भी नीचे चले गई, आपने IPP से टैरिफ भी रीनिगोशिएट कर दिया, लेकिन आप अपने वो रेवेन्यू के चक्रों में बिजनेसमैन से उसको इंसेंटिव नहीं दे पा रहे। आपको चाहिए कि आप अपना जो एनर्जी मिक्स है उसको डाइवर्सिफाई करें। आप इसको सोलर पे, आप इसको कोयले पे, आप इसको पानी पे शिफ्ट करें। लेकिन हमारा क्योंकि पिछले दिनों ज्यादा ही कुछ लव फॉर फर्नेस ऑयल रहा है, इस वजह से हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा, और हमने इतना प्रूडेंटली जो है वो IPPs को यूज नहीं किया। हमारी रिक्वायरमेंट 28,000-30,000 मेगावाट है, हमारी कैपेसिटी 45,000 मेगावाट है। इसके बावजूद आज भी लोड शेडिंग होती है, गर्मियों में आज भी लोड शेडिंग होगी, इंडस्ट्रियल भी होगी और दूसरी भी होगी। आपने जो कर दिया वो कर दिया, लेकिन अभी आपको देखना होगा कि भाई अगर मैंने अपने बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करना है कि वो अपना बिजनेस इंटरनेशनल अरीना में बढ़ा सके, आपको देखना होगा इंडिया, चाइना, बांग्लादेश हमारे प्राइमरीली कंपेटिटिव यही कंट्रीज हैं। वहां पे बिजली की कॉस्ट क्या है, आप अपने बंदों को वो दें, और इसमें जो इनएफिशिएंसी आप अपने ऊपर ले लेते हैं वो नहीं करें। जैसे आपने बेशुमार टेक्सटाइल कैपेसिटी बिल्डिंग मार की है ना हजूर बिजली में, और हम 48,000 मेगावाट का पैसे अदा IPPs को करते हैं, जबकि हमारी फुल गर्मियों में 25,000 मेगावाट से ज़्यादा यूज़ नहीं होती बिजली, कंजम्पशन नहीं है इतनी ज़्यादा। फुल गर्मियों में 25-26,000, लेकिन ये हालात तो वो उसकी तरफ बहुत आगे चले जाएंगे। अच्छा सदर साहब, क्योंकि बजट है, सैलरी पर्सन तबका है वो बिल्कुल पिस के रह गया, बहुत ज़्यादा मुतासर है। हुकूमत बार बार उनको कह रही है आपको रिलीफ देंगे। 12 मई को एहतजाज का लोगों ने ऐलान भी किया हुआ है सैलरी पर्सन तबकात ने। आप क्या समझते हैं सैलरी पर्सन को वाकई अगर रिलीफ दिया जा सकता है तो किस तरह मुमकिन है, क्योंकि मौजूद हालात में तो नहीं लग रहा। उनकी स्लैब बढ़ा दी जाए, आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ वैसे तो हर बंदा ये समझता है उस पर टैक्स ज़्यादा है। आप यहाँ पे वर्सेस जहाँ की हम बड़े लोग बढ़ के मसाले देते हैं यूरोप, अमेरिका, वहाँ पे सैलरी रेट कंपेयर तो करें, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ सैलरी रेट क्या है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ उस तरह की फैसिलिटेशन भी नहीं है। ये एक हमारे लोगों का वैलिड क्लेम है कि यार ठीक है, आप कंपेयर करते हैं कि आप 45% दे रहे हैं तो UK वाले भी 45% दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस तरह की फैसिलिटेशन, उस तरह का ट्रस्ट लेवल भी तो आप बिल्ड करें ना। देखिए, अगर आप मुझे ये कहें कि जी आप मुझे 50,000 रुपया दे दें, मैं आपको पूरा साल फ्री बिजली दूंगा, तो मुझे अगर ट्रस्ट नहीं है तो मैं कभी भी आपको 50,000 नहीं दूंगा, वो मैं महीने का 50,000 देता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपने मुझे वो फैसिलिटेशन नहीं करनी। यही फैक्टर हमारे लोगों के अंदर है। कम या ज्यादा की बात नहीं है, अगर वहां पे लोग कुछ सैलरी पे टैक्स देते हैं तो कुछ फैसिलिटेशन भी है। यहाँ हम अगर सैलरी पे टैक्स देते हैं तो अपने बच्चों को भी फीस भी खुद देते हैं। अब हमें मेडिसिन के लिए हॉस्पिटल्स पे भी प्राइवेटली जाना पड़ता है, सरकारी में तो आज भी पिछले 3 हफ्तों से स्ट्राइक है। अगर कोई इमरजेंसी में चला जाए तो वो क्या करे कि वो वेट करेगा, अच्छा हार्ट अटैक हो गया, अब डॉक्टर जब तक नहीं आता मैं तब तक स्टेबल रहता हूँ, जब 2 हफ्ते बाद आएगा तब ट्रीटमेंट कराएंगे। दूसरी बात, जो सैलरी पर्सन का क्लेम है कि जी टैक्स कम होना चाहिए, डेफिनेटली वो कम होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपने सैलरी पर्सन को किसी किस्म का उसमें कोई इनपुट भी क्लेम करने का नहीं दिया कि आप ये कहें अच्छा इतनी सैलरी है तो आपके ये खर्चे क्लेम कर ले, ये खर्चे क्लेम कर ले, वो तो ग्रॉस पे टैक्स हो जाता है। जब आप उसके मुकाबले में बिजनेसमैन को कंपेयर करें, रेट ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन बिजनेसमैन 10 तरह के
बिजनेस के एक्सपेंसेस भी क्लेम कर लेता है, वो अपने खर्चे भी बाजुका तो उसके ऊपर लोड कर लेते हैं और एक्स्ट्रा सैलरी वो अपने नाम पे, बीवी बच्चों के नाम पे भी डाल देते हैं। तो कंपैरेटिवली पहले ही जो सैलरी वाले का रेट है वो बिजनेसमैन से ज्यादा है, जबकि इनकम लेवल बिजनेसमैन का देखें या इनकम कैपेसिटी देखें या टैक्स पेयर की कैपेसिटी देखें तो बिजनेस में टैक्स पेइंग कैपेसिटी सैलरी टैक्स परसेंट से ज्यादा है। तो इसलिए डेफिनेटली यहाँ पे फैसिलिटेशन होनी चाहिए। सफदर साहब आखिर में ये भी बताइएगा, हमारे जो ग्रे इकोनॉमी है सबसे ज्यादा रियल सेक्टर में है। रियल सेक्टर कई दहाइयों से अंधेरों में डूबा हुआ है। आप समझते हैं बजट में उनके लिए कोई टैक्स रजीम, टैक्स नए रेट टैक्स की रजीम लानी चाहिए ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी आ जाए और लोगों के लिए भी आसानी हो जाए? देखिए, हमें वहाँ चीजें समझना पड़ेंगी। एक हमारे लोगों का मसला है, एक गवर्नमेंट का मसला। लोगों का मसला ये है कि हमारे लोगों ने ना तन आसानी की तरफ जाने का रुझान बढ़ाया है, खुद से बढ़ाया कि फैक्ट्री बेची और प्लाट ले लिए, बिजनेस बेचा और प्लॉट ले लिया। अब आपके पास अगर 100 प्लाट भी हैं तो आप एक बंदे को नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है। आप सोए रहेंगे और वो आपके में जमीन का खजाना जो है ना बढ़ता रहेगा। मेरे ख्याल से हमें अगर कोई फैसिलिटेशन करनी है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को करनी चाहिए। प्लॉटों के ऊपर अभी भी जो है ना वो एमनेस्टी ही है। 1 करोड़ रुपया सैलरी का ले लें, बिजनेस का ले लें तो रेट आपका 45% तक हिट हो जाता है। यहाँ आप 10 करोड़ का भी प्रॉफिट कमा लें प्लाट के अंदर तो मैक्सिमम रेट 15% है। ये एमनेस्टी खत्म ही करनी पड़ेगी आपको रियल एस्टेट में अपने इंटरेस्ट को फोरगो करना पड़ेगा। हमारे अशराफिया के इंटरेस्ट है उसके अंदर, इसलिए वहां पे रेट नहीं बढ़ता, एमनेस्टियां चलती रहती है। प्लॉटों के ऊपर जो रेट है वो वही होना चाहिए जो सैलरी क्लास का है, जो बिजनेस क्लास का है, जो 45% 30% तक हिट करता है, जो स्लैब रेट के ऊपर है। और दूसरी बात यह है, आपको अगर फैसिलिटेशन करनी है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को करनी होगी, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी तो तभी आपके पीछे 30-32 इंडस्ट्री जो है वो चलेगी। आपको मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फैसिलिटेट करना होगा, गवर्नमेंट को आगे आना होगा, आपको बैंकिंग इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना होगा कि वो लोगों को जो है फाइनेंसिंग दे सके। जब तक आप रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट नहीं करेंगे आपकी इकोनॉमी उतनी बूम नहीं कर सकी। और रही बात प्लाटों की, वो एमनेस्टी है, पहले भी थी अब भी है, थोड़ी सी कम हुई है कि 6 साल वाला वो फैक्टर खत्म हो गया, लेकिन वो भी उन्हीं प्लाटों पे खत्म हुआ है जो आपने 30 जून 2024 के बाद खरीदे हैं। तो हमारे तो इल्ला माशाल्लाह लोगों ने 10-10 साल से प्लाट खरीदे हुए, वो 10 साल बाद भी बेचेंगे, वो 100 करोड़ प्रॉफिट कमा ले में और कैपिटल गेन टैक्स जो है वो जीरो चला जाएगा। तो लिहाजा वो जो इफेक्टिवनेस है उसकी उन प्लाटों पे भी लगाएं जो आपने पिछले 5 साल से खरीद के रखे हुए। सही कह रहे हैं सफदर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।